दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे इस इजरायली अमेरिकन जंग का, जिसमें 4 पार्टियां हैं। हम चारों पार्टी का एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे, इसमें शॉर्ट हो लंबा वीडियो, शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। हमें सख्त ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। तो इसमें 4 पार्टियां हैं: इजराइल, अमेरिका, गल्फ़ अरब स्टेट्स और ईरान। ईरान का रवैया अब साफ़ है, यानी कि IRGC ने तय कर लिया है और आयतुल्लाज़ ने भी ये तय कर लिया है कि मुश्तबा ख़amenei उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सुप्रीम लीडर होंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त वो प्रेशर में हैं और उनको कंटिन्यूटी चाहिए। मुश्तबा ख़amenei फादर के क्लोज ही नहीं थे आइडियोलॉजिकली, पर वो काफ़ी दिनों से चीज़ें भी हैंडल कर रहे थे, तो उनके काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं रिपब्लिकन गार्ड के साथ। वो ख़ुद भी सर्व कर चुके हैं ईरान इराक वॉर में रिपब्लिकन गार्ड के साथ। वो ख़ुद एक क्वालिफाइड आयतुल्ला भी हैं। तो ईरानियन क्लर्जी भी उनको सही मानती है और वो रिकग्नाइज़ करती है कि यही एक आदमी हैं जो इस वक्त सारे फैक्शंस को साथ में ला सकते हैं। यानी ईरान की गवर्नमेंट के बहुत सारे फैक्शंस हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, क्लर्जी है, फिर रेगुलर आर्मी है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है। और ये भी दिखाता है कि वो हार्डलाइनर हैं और इस वक्त हार्डलाइनर्स भी डोमिनेंट हैं, वो हावी हैं। उनका कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल भी है क्योंकि उनके फादर, मदर, बेटी, बीवी सबको मार दिया गया है उस अटैक में इजराइल। तो ईरान तो रेजिस्ट करेगा। अब 2 ही सूरत हाल हैं, या तो IRGC सर्वाइव कर जाएगी ये वॉर, या फिर ईरान सिविल वॉर में बदल देगा। क्यों? क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप को सबको मार दिया गया तो पावर वैक्यूम हो जाएगा। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुदरत जो है वो वैक्यूम से नफरत करती है। नेचर एबहॉर्स अ वैक्यूम। उस वैक्यूम में डिसऑर्डर में फैक्शंस बन जाएंगी, जैसे लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ और बहुत सारी जगह हुआ कि एथनिक ग्रुप्स भी हैं ईरान में। फ़ारसी स्पीकर्स तकरीबन 50% के ऊपर ही हैं एथनिक फ़ारसी, बाकी हैं कुर्द, बलोच, अज़री, मार्श अरब्स। अब दूसरी पार्टी इसमें है इजराइल। इजराइल भी अपने एम्स अचीव करता जा रहा है। इजराइल क्या चाहता है कि ईरान तबाह हो जाए, इतना कमज़ोर हो जाए कि वहाँ से कोई ना मिज़ाइल की ख़तरा हो, ना कोई न्यूक्लियर वेपन्स का ख़तरा हो, ना किसी और किस्म की पावर आ सके, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग रेजीम सक्सीड ना कर सके, क्योंकि कल फिर से ईरान उनके लिए किसी किस्म की काउंटर पावर ना बने। तो आप देख रहे हैं कि इजराइल ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक शुरू कर दिए हैं। पहले पुलिस स्टेशन और आर्मी और IRGC का तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, उनके लीडर्स सबको मार दिया था। पर अब वो हल्के हल्के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, फ्यूल डंप्स, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, TV, रेडियो सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पर इसमें से जो केओस या सिविल वॉर निकल सकती है वो बाकी दोनों पार्टीज़ के फेवर में नहीं है, यानी अमेरिका और गल्फ़ अरब स्टेट्स। जंग शुरू तो हुई थी कि अमेरिका और इजराइल एक साथ थे, पर अब अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट डाइवर्ज कर रहे हैं। अमेरिका वहाँ पे केओस नहीं चाहता और गल्फ़ अरब स्टेट्स भी वहाँ पे केओस नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि वो प्यार करते हैं ईरान से, पर क्योंकि अगर केओस होगा तो वो ऑयल पे इफेक्ट होगा, इन इकोनॉमीज़ पे, एयर ट्रैवल पे, हर चीज़ पे उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि ईरान बहुत करीब है खाड़ी के मुल्कों से। 100-200 किलोमीटर दूर है सिर्फ उसका तट। तो वो कोस्ट अगर सोमालिया के कोस्ट की तरह पायरेट्स या शोल्डर फायर्ड RPGs या मिज़ाइल्स लोग यूज़ करने लगे तो एयरक्राफ्ट भी ख़तरे में है, शिप भी ख़तरे में है, वो इकोनॉमीज़ बैठ जाएंगी, तेल की कीमत आसमान छूने लगेगी। अमेरिका ये नहीं चाहता, प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। ऑलरेडी उनके बेस में भी अनपॉपुलर है वॉर, और ओवरऑल अमेरिकन पॉपुलेशन में भी। मैं दिखाया था आपको कि कैसे 60% डिसअप्रूवल है इस जंग का, सिर्फ 40% अमेरिकन इसका अप्रूव करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने मागा बेस में भी बहुत बड़ा फैक्शन है। टकर कार्लसन, मेजोरी टेलर ग्रीन जैसे लीडर बहुत सारे हैं जो इसको अपोज करते हैं। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो पहले से ही एग्जिट ऑप्शन चाह रहे थे। वो समझ रहे थे, जो खबरें आ रही हैं उससे, कि 4 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी जंग, या तो ये लीडर कोई और आ जाएगा रिप्लेसमेंट में जो वेनेजुएला की तरह डील कर लेगा, या हो सकता है लोग उठ जाएंगे एकदम से, पब्लिक उठ जाएगी और रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगी। फिर जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने कोशिश की कि कुर्दों को मिलाएं अपने साथ और वहाँ पे बॉर्डर पे सिविल वॉर कराएं, पर कुर्दों ने भी मना कर दिया। प्लस कुर्दों के पास ताकत भी नहीं है, सिर्फ 4000 के करीब फोर्सेस हैं इतने बड़े मुल्क में, जो इराक़ का 3 गुना है, आबादी भी तकरीबन 9 करोड़ की है।
अरबों ने तो ये वॉर रोकने की बहुत कोशिश की। ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन किया कई दफ़ा। हाँ, उन्होंने फ़ोन किया 3 दफ़ा अमेरिका, पर बर्नार्ड हैकल जो प्रिंसटन में प्रोफेसर हैं और काफ़ी क्लोज हैं मोहम्मद बिन सलमान के, वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बार बार कोशिश की इसको रोकने की, बल्कि 2023 में जो चाइना ने डील करवाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट डील थी। मोहम्मद बिन सलमान रेप्रोशमा चाह रहे थे ईरान के साथ, क्योंकि उन्होंने देख लिया था 2019 में जब अटैक हुआ एक ऑयल सेपरेशन प्लांट में सऊदी अरेबिया में, और ऑयल प्रोडक्शन हाफ में कट हो गया सऊदी अरेबिया का, कि ईरान से दुश्मनी लेना रास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस भी एक्सपोज्ड हैं। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जिससे 99% लोगों को पानी मिलता है सऊदी अरेबिया में, वो भी एक्सपोज्ड हैं। अगर ईरान पे अटैक करेगा तो पूरे का पूरा रियाद खाली करना पड़ेगा, पूरे के पूरे बड़े बड़े शहर खाली करने पड़ेंगे, तो वो नहीं चाहते थे। और आपको पता है कि उनकी राइवलरी भी है मोहम्मद बिन जायद के साथ, जो यूएई के रूलर हैं। मोहम्मद बिन जायद ज़्यादा फोर्सफुल हैं, वो बहुत ख़िलाफ़ हैं किसी भी इस्लामिस्ट गवर्नमेंट के। मोहम्मद बिन सलमान उस टाइप के नहीं है, प्रैग्मेटिक आदमी है। अगर उनको दिखता है कि वहाँ पे पीस हो सकती है इस्लामिस्ट के साथ हाथ जोड़ के, तो वो तैयार हैं। मिसाल के तौर पे यमन में, सूडान में, सीरिया में। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका कब अपना हाथ उठाएगा इसराइल के ऊपर से, और कब इस जंग को बंद करने की कोशिश करेगा। प्रेशर तो बहुत आएगा ट्रंप के ऊपर कि कंटिन्यू करो, तो ही सूरत हाल है, या तो कंटिन्यू करो और ईरान को और तबाह करते जाओ, या फिर अमेरिका अपना हाथ उठाता है और कहता है इसराइल से कि भाई तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ते रहो। पर इसराइल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत लंबी खींच सकता है ये जंग। तो इसराइल भी कुछ हफ्तों में बंद ही कर सकता, तो इसराइल भी कुछ हफ्तों में मजबूर हो जाएगा ये जंग ख़त्म करने के लिए। तो लगता ये है, ज़्यादातर चांस ये है कि IRGC सर्वाइव कर जाएगा ये जंग। हो सकता है कि मुश्तबा खमैनी को मार दें, वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अली लारिजानी जो इस वक्त कंट्री को रन कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी क्लोज हैं मुश्तबा खमैनी के, उनको इसराइल नहीं मार पाया। ये साफ दिखाता है कि आयतुल्लाह खamenei खुद अपनी शहादत देना चाहते थे, वो मरना चाहते थे। पर मिसाल के तौर पे अगर मार भी दिया मुश्तबा खमेनी को और लारिजानी को भी अगर मार दिया, तो भी IRGC बिखरने नहीं वाला है। तो यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी रेजिम। अगर बहुत लंबी चली लड़ाई और ट्रंप ने अपनी फितरत के ख़िलाफ़ ये बॉम्बिंग जारी रखी, तो फिर सिविल वॉर हो जाएगी और केओस हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो 2 ही सूरतें हल निकल के आ रही हैं इसमें से, या तो ईरान में सिविल वॉर, या फिर IRGC और क्लर्जी की रजीम सरवाइव कर जाएगी, पर ईरान कमज़ोर हो जाएगा, पर उससे ख़तरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आसपास के मुल्कों पे हमले भी हो सकते हैं। और वो इस बार अगर सरवाइव किए तो उनका पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी पे, और हो सकता है कुछ हद तक बदला लेने पे भी हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कार्ल फॉन क्लॉज़विट्ज़, वो प्रशियन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, जो आज से 200 साल पहले कह गए थे कि जंग शुरू करना तो आपके हाथ में हो सकता है, पर जंग कहाँ जाएगी, कैसे ख़त्म होगी, उसका क्या अंजाम होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये साफ दिख रहा है इस जंग में भी। देखते रहिए, और अगली बार तक जय हिंद।